हेलो साथियों, अभिनंदन। स्वागत है आप सभी का हमारे छोटे से परिवार ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं मल्टीविटामिन सीरीज की अगली क्लास में कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सीधा ही चलते क्लास की ओर कि आप सभी को पता है कि हमारी मल्टीविटामिन सीरीज की ये 13वीं क्लास है। तो आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड में आपके लिए क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी पढ़ाया था, अब भी मैं आपको बता देता हूँ। सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है। तो चर्चा कर लेते हैं अपन सबसे पहले। जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा बने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। ये आपको याद रखना, ठीक है। कौन से नंबर वे, ये आपको याद रखना। 41 वे, ये आपको जरूर याद रखना। अक्सर एग्जाम में नंबर भी पूछ लिया जाता है कि कौन से नंबर क्या। उन्हें राज्यपाल कलराज मिश्र, ठीक है, ने पद और गोपनीयता की शपथ 30 मई 2023 को दिलाई थी। ये भी आपको याद रखना। जस्टिस एजी मसीहा ने राजस्थान हाईकोर्ट के जैसे एजी मसीहा 41वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखो आपके सामने छपा हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बनेगा, ध्यान रखना आपको। राजस्थान उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के बाद ये पद रिक्त था। तो जस्टिस पंकज मित्तल ने इस पद पर 14 अक्टूबर 2022 से 5 फरवरी 2023 तक कार्यरत थे। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखो ये भी राजस्थान करंट अफेयर्स है कि जय संबंध अभ्यारण्य को जंगल सफारी का उद्घाटन कर दिया गया। आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। आपको याद रखना, 22 मई 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जय संबंध वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। जय संबंध अभ्यारण्य जंगल सफारी की शुरुआत से उदयपुर जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही प्रदेश में एक प्रमुख इको टूरिज्म साइट का विकास होगा। विशेष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर 22 मई को ही परिवहन एवं सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बजेंद्र ओला ने झुंझुनू के बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी शुरू की है। ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तथ्य आपको याद रखना है। आगे बढ़ते, प्रदेश में 4 शहर बनेंगे 3D सिटी। कौन सी सिटी बनेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में छपेगा 3D सिटी। कितने शहर बनेंगे? 4 शहर बनेंगे। कौन से शहर बनेंगे आपको याद रखना है। जोधपुर बनेगा, उदयपुर बनेगा, कोटा बनेगा, अजमेर बनेगा। राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन के लिए प्रदेश के 4 शहरों को जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस के आधार पर 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन चारों शहरों में जीआईएस आधारित 3D सिटी और राजधानी सैटेलाइट इमेजरी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 106.46 करोड़ की वित्तीय प्रस्ताव को 20 मई 2023 को मंजूरी दी है। लाभ क्या होगा इससे भाई, कि जो 3D सिटी बनाई जा रही है इसके अंदर फायदा क्या होने वाला। तो इन शहरों में मास्टर प्लान जैसे लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कें, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों का निर्माण करना, उनका विस्तार करना, ड्रेनेज प्लानिंग सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने और परिवहन योजना, नगर नियोजन इत्यादि के प्रभावी आकलन और सिमुलेशन योजना बनाने में आसानी होगी। विकसित 3D मॉडल का ऑगमेंटेड रियलिटी यानी वर्चुअल रियलिटी द्वारा शहर का वर्चुअल टूर भी किया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपका कि 3D सिटी के अंदर कौन से शहरों को शामिल किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखना आपका जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं मारवाड़ युवा महोत्सव कि मारवाड़ युवा महोत्सव राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा जोधपुर मुख्यालय में मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। एक तो इसकी तिथि इंपॉर्टेंट है कि मारवाड़ युवा महोत्सव मनाया कब गया, 29 और 30 मई 2023 को। कहा जोधपुर संभाग के अंदर, ये भी आपको याद रखना। इस कार्यक्रम में संभाग में 6 जिले से बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर और पाली और सिरोही के युवा कलाकारों ने भाग लिया। राजस्थान युवा बोर्ड के दुर्लभ लोक कला को सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन एवं प्रोत्साहन देने के लिए युवा महोत्सव आयोजित किए जाते हैं। बोर्ड द्वारा इससे पूर्व शेखावटी और हल्दीघाटी युवा महोत्सव का भी सफल आयोजन किया गया था। इसी श्रृंखला में मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। देखो इसमें एग्जाम में बनने वाला क्या है, एक तो आपको तिथि याद रखना है, दूसरा इसका आयोजन का हुआ था, जोधपुर संभाग में हुआ था। बस ये 2 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये भी राजस्थान करंट अफेयर्स है। राष्ट्रीय सहकार मेला 2023। अब यहाँ से सवाल जो बनेगा, एक तो इसका आयोजन का हुआ था
प्रदेश के 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2023 में 3 दिवसीय ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 28 अप्रैल से 7 मई 2023 को आयोजन किया गया था। ये मेला सहकार समितियों के व्यवसाय और वृद्धि करने में एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। एक तो देखो आयोजन का हुआ था जयपुर के जवाहर कला केंद्र में, एक तिथि आपको याद रखनी है 28 से 7 मई, 28 अप्रैल से 7 मई तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड में चलते हैं गाइस। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द गोल्डन ग्लोब टाइगर अवार्ड से सम्मानित किया गया, आपको याद रखना। वर्ल्ड एचआरडी काउंसिल के निर्णायक मंडल में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्टों का चयन बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट और बेस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के रूप में करते हुए बोर्ड को द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया। आवासन मंडल का यह पुरस्कार मलेशिया के पुलमेन क्वालालंपुर सिटी सेंटर व होटल एंड रेजिडेंस में 16 मई 2023 को प्रदान किया गया था। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान कला एवं संस्कृति में आज मेवाड़ स्कूल यानी मेवाड़ चित्र शैली की बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर यहाँ से बार बार जो सवाल उठाता है उन सारे सवालों के तथ्यों को मैंने इसमें शामिल किया और आगामी एग्जाम के अंदर यहाँ से जरूर आपको सवाल मिलेगा। मेवाड़ उदयपुर शैली में राजस्थान की मूल और सबसे प्राचीन शैली है, पता। और ये सवाल आया था आपका पता, वन रक्षक एग्जाम हुआ था फोर्सिप में 132A, उसके अंदर सीधा सीधा सवाल बना था कि राजस्थान की चित्र शैली का जन्म स्थान कौन सा है, तो मेवाड़। देख लेना पेपर उठा के आप। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किनके काल का है और ये चित्र कौन सी शैली का? काल जो है तेज सिंह का काल का 1260 ईस्वी का। ये जो चित्र है अपना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो कि मेवाड़ शैली का, जिनकी रचना 1260 में मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में हुई थी, जो कि मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित। इस शैली का विकास कुंभा के शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन इस शैली का जो स्वर्ण काल माना जाता है जगत सिंह प्रथम के काल को स्वर्ण काल माना जाता है, जो कि इनका रूलिंग पीरियड था 1628 से 1652। मेवाड़ शैली में चोरा पंचशिका शैली से मिलती जुलती, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। जहां तक मुझे याद है या तो कंप्यूटर निर्देशक में आया था, लेकिन आया जरूर था कि चोरा पंचिका शैली का संबंध है राजस्थान में तो मेवाड़ शैली से। कलीला दमना इस चित्र शैली के 2 पात्र हैं। मेवाड़ चित्रकला शैली में सुव्यवस्थित रूप देने के लिए महाराजा जगत सिंह को दिया जाता है, जिसके काल में मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया और गीत गोविंद जैसे विषय पर लघु चित्रों पर चित्रण हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओवेरी तस्वीर और कारखाना नामक चित्रकला का एक विद्यालय खोला। मेवाड़ के महाराणा मोकल के शासनकाल में हीरानंद द्वारा देलवाड़ा में 1425 ईस्वी में निम्नलिखित एवं चित्रित ग्रंथ सुपार्श्वनाथ चरित्रम यानी सुपार्श्वनाथ चरितम मिला है। वर्तमान में ये चित्र सरस्वती संग्रहालय उदयपुर के अंदर पड़ा हुआ सुरक्षित है। और साहिबदीन और मनोहर उदयपुर चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, बार बार पूछा जाता है। साहिबदीन जो है वो उदयपुर चित्र शैली मेवाड़ चित्र शैली के चित्रकार हैं, जबकि साहिब राम पूछ लिया जाता आपसे तो आपको याद रखना जयपुर शैली के चित्रकार है। मेवाड़ी चित्रकला की शुरुआत का उदाहरण रागमाला प्रसिद्ध श्रृंखला से उत्पन्न हुआ। 1605 ईस्वी में मेवाड़ के महाराजा अमर सिंह प्रथम के समय चित्रित रागमाला का जो चित्रकार है वो निसारुद्दीन था। कौन था? निसारुद्दीन या निसारदीन था, जिनका संबंध भी मेवाड़ शैली से। तो देखो 3 चित्रकार हो गए आपके सामने ही, आपको निसारदीन, साहिबदीन और मनोहर, इनका जो संबंध है मेवाड़ चित्र शैली से अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो वर्तमान में रागमाला का चित्र दिल्ली के अजाबगढ़ में सुरक्षित है। ये भी सवाल पूछा था भाई, मेवाड़ शैली का जो रागमाला चित्र वर्तमान में कहाँ पड़ा? तो दिल्ली के अजाबगढ़ में पड़ा। 1628 ईस्वी में मेवाड़ का रागमाला चित्रांकन साहिबदीन ने किया था। चावड़ शैली में इस शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप के शासनकाल में हुई थी, तो इस शैली का स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम के काल को माना जाता है। नाथ द्वारा राज संबंधित शैली, इसे वल्लभ शैली भी कहा जाता है। इसमें कृष्ण की बाल लीलाएं, कृष्ण यशोदा के चित्र, गायों और केलों के वृक्ष आदि का चित्रण मिलता है। इस शैली का प्रारंभ व स्वर्ण काल राज सिंह के शासनकाल को माना जाता है। ठीक है, नाथ द्वारा चित्र शैली की बात कर रहा हूं। ये शैली उदयपुर शैली और ब्रज शैली का मिश्रण है। कौन सी शैली? नाथ द्वारा शैली। ठीक है, नाथ द्वारा जो शैली है, नाथ द्वारा शैली, ये किसका मिश्रण मानी जाती है? तो ये उदयपुर शैली और ब्रज शैली का मिश्रण मानी जाती है। नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विशेष श्री नाथ जी के सहस्त्रा स्वरूप में नाथ द्वारा की पिछवाई और भित्ति चित्रों और हवेली संगीत प्रसिद्ध है। कमला और इलायची नाथ द्वारा चित्र शैली की महिला चित्रकार है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है,
आरएसएस बोर्ड का फेवरेट, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, कमला और इलायची। कमला जो इलायची है ये नाथ द्वारा चित्रशैली की महिला चित्रकार थी, ये आपको याद रखना है। जबकि साहिबा की बात कर लूं मैं, साहिबा और उसना, साहिबा और उसना ये अजमेर चित्रशैली के चित्रकार महिला थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान की भेड़ और भेड़ों की नस्लें, पशु संपदा के बारे में। जैसे बाड़मेर, सर्वाधिक भेड़ कौन से जिले में? बाड़मेर में है। सबसे कम भेड़ है आपकी बांसवाड़ा में पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ की जो प्रमुख नस्लें है, सबसे पहले बात करते हैं मगरा भेड़ जो पाई जाती है, उपनाम चक्री भेड़ और बीकानेरी चोखला भी कहा जाता है इसे। विशेषता, राजस्थान में मगरा भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में पाई जाती है। मगरा भेड़ की जो ऊन होती है उससे कालीन यानी चटाई बनाई जाती है, ये आपको याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, मगरा भेड़ को बीकानेरी चोखला कहा जाता है, ये सवाल पूछा हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ी भेड़ की विशेषता, राजस्थान में मारवाड़ी भेड़ सर्वाधिक जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जालोर, बाड़मेर, झुंझुनू, दौसा, सीकर, पाली जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक 50% मारवाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। सभी भेड़ों में सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। मारवाड़ी भेड़ में जो कि सबसे ज्यादा प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये आपको याद रखना। चोकला भेड़ की बात कर लेते हैं, इसका जो उपनाम है वो तो चापर भेड़ और शेखावटी भेड़ भी कहा जाता है। विशेषता, राजस्थान में चोकला भेड़ सर्वाधिक शेखावटी, बीकानेर, नागौर, जयपुर में पाई जाती है। भारत और राजस्थान में चोकला भेड़ की सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है, इसीलिए इस चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो। एग्जाम में बना हुआ सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, बार बार पूछा जाता है ये कि भारत की मेरिनो के नाम से कौन सी भेड़ को जाना जाता है, तो चोकला भेड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं सोनाड़ी भेड़। सोनाड़ी भेड़ जिसे कि चनोतर भेड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसकी विशेषता क्या? सोनाड़ी भेड़ जब चरती है ना तो इसके कान जो है जमीन को छू लेते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है? एक तो बूंदी हो गया, झालावाड़, कोटा और उदयपुर जिले में पाई जाती है। जैसलमेरी भेड़ की बात करते हैं। राजस्थान में जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जो है ना, भेड़ों की नस्ल में सबसे ज्यादा जो ऊन देती है वो जैसलमेरी भेड़ देती है, ये भी आपको याद रखना। खैरी भेड़ की बात करते हैं तो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है खैरी भेड़, बार बार पूछा जाता है। विशेषता क्या है कि राजस्थान में खैरी भेड़ सर्वाधिक जोधपुर, नागौर, पाली जिले में पाई जाती है। खैरी भेड़ राजस्थान में सफेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। अब ये सवाल बनेगा कि सफेद ऊन के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो खैरी भेड़। आगे बात करते हैं बागड़ी भेड़। विशेषता क्या है? राजस्थान में बागड़ी भेड़, बागड़ी और बागड़ी एक ही है ना, बागड़ी के दो या बांगड़ी के दो आप, अलवर जिले में पाई जाती है। बांगड़ी भेड़ का जो मुंह होता है बिल्कुल काला होता है। कैसा होता है भाई? मुंह काला होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं मालपुरा भेड़। राजस्थान में मालपुरा भेड़ जो सर्वाधिक पाई जाती है, टोंक, सवाई माधोपुर तथा जयपुर जिलों में पाई जाती है। पुंगल भेड़, राजस्थान में पुंगल भेड़ सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर और नागौर जिले में पाई जाती है। नाली भेड़ की बात कर लेते हैं तो नाली भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ में पाई जाती है, आपको याद रखना। और गग्गर नदी का जो पेटा होता है उसे भी नाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भेड़ से संबंधित जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो भी मैंने स्लाइड में शामिल किया। इन इंपॉर्टेंट तथ्य से एग्जाम में सवाल बनता है, तो देखते हैं कौन कौन से तथ्य हैं। लरडी, घाडर और गारो ये सभी भेड़ के उपनाम होते हैं, एक तो आपको ये याद रखना। दूसरा, ईव और उर्णी, मादा भेड़ यानी भेड़ का जो बच्चा होता है उसे ईव या उर्णी के नाम से जाना जाता है। उर्णियों, नर भेड़ यानी मिंडा यानी नर भेड़ जो होता है, नर भेड़ जो होता है उसे उर्णियों के नाम से जाना जाता है। बीकानेर, राजस्थान में बीकानेर में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ है, आपको याद रखना है। राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी राजस्थान के बीकानेर में है। जोधपुर राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला। देखो, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी तो आपकी बीकानेर में होगी, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। नेक्स्ट, झालावाड़ राजस्थान में सबसे कम ऊन उत्पादन करने वाला जिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अविका पाल जीवन रक्षक योजना, ये 2004 और 5 में शुरू हुई थी भेड़ पालकों के लिए, ठीक है। विश्नोई संप्रदाय, राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय जाति के लोग भेड़ नहीं पालते, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एक अच्छा तथ्य है। फिर भेड़ के जो प्रमुख संस्थान है उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान जो कि अविकानगर, मालपुरा तहसील, टोंक में स्थित है, ये आपको याद रखना, बार बार एग्जाम में बनता है। भेड़ और ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर के अंदर है। और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है वो बीकानेर के अंदर है। एक बार वापस से मैं बता देता हूं आपको
कि जो भेड़ संबंधित जो संस्थान है, सबसे पहला भी केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान जो कि अविकानगर मालपुरा तहसील टोंक में है, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में है, केंद्रीय ऊन बोर्ड विकास आपका जोधपुर में है, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला आपका बीकानेर में है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी करना और लाइक भी करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।